हो गया। ओ पहलवान, अरे हो गई बातें अब। वो देखो छुप के नीचे छुप के बातें कर रहा हो, देखो वो देखो, वो छुप के बातें कर रहा, नीचे सर छुपा के और यूं। तो केन का मेजरमेंट तक हो गया था। हाँ तो खोलो कॉपी फटाफट। आइडियल लेंथ ऑफ द केन शुड बी 91 सेंटीमीटर, मैक्सिमम लेंथ अप टू ग्रेटर टोकेंटर ऑफ फीमर। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है? और ध्यान रखने की बात कि एल्बो का कितना होगा फ्लेक्शन 30 डिग्री, और रिस्ट का पोजीशन कैसा होगा, एक्सटेंशन होगा। अब पेशेंट को एक्सप्लेन करना है टेक्निक्स। क्या करना है? टेक्निक्स, कैसे चलोगे छड़ी के सहारे। होल्ड इन हैंड अपोजिट अपेक्सटेड एक्सट्रीमिटी एंड क्लोज टू द बॉडी, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला वर्ड। किधर होल्ड करोगे केन को? अरे लड़कों बातें मत करो भाई, कचर कचर काय करते हो इतना। हम्म, क्या हो रहा है? हाँ तो लाइट जलने दो ना, अंधेरे से क्या करोगे? अच्छा इसमें दिखता नहीं है। वैसे तुमको जिंदगी में रोशनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर अभी से पढ़ोगे ठीक तो आगे जिंदगी में रोशनी मिलेगी, अदरवाइज यूं ही रहना है। हाँ तो नॉर्थ साइड को पास करोगे तो ही रोशनी आएगी ना। नहीं चाहिए तो बेटर रहना ऐसे ही तुम्हारा। इसके अलावा कैन को किधर होल्ड करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन आता है। कहाँ होल्ड करोगे कैन को? अपोजिट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी यानी कि नॉर्मल एक्सट्रीमिटी की साइड, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग साइड की तरफ केन को होल्ड करना है हमेशा। केन को होल्ड किधर करना है? स्ट्रॉन्ग साइड या अपोजिट ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, अपोजिट ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, ये याद रखना है। एडवांस केन एंड अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी साइमल्टेनियसली, देन अनअफेक्टेड लेग। चलना कैसे है? ये एडवांस छड़ी, उसके साथ साथ कौन सी टांग? लंगड़ी टांग। छड़ी लंगड़ी टांग एक साथ आएंगे, फॉलोड बाय अनअफेक्टेड यानी कि नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग लिम्स है जो आगे आएगा। तो ये भी, इसका पैटर्न भी याद रखना है। सीढ़ियां जब चढ़ोगे केन लेके, व्हेन क्लाइंबिंग स्टेप्स अप, तो कैसे चलोगे? विद अनअफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज एंड देन प्लेस केन एंड अफेक्टेड लोअर एक्सट्रीमिटीज। सीढ़ियां चढ़ोगे तो कैसे चढ़ोगे? अनअफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, उसके साथ कौन जाएगी? केन, उसके बाद कौन आएगी? अफेक्टेड। और जब उतरोगे तो सेम वही है, इसका रिवर्स करना है। तो ध्यान रखना है केन की आइडियल लेंथ, चलना है तो कितना एंगल होना है एल्बो का, आइडियल लेंथ क्या है, रिस्ट की पोजीशन क्या है, होल्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग साइड करनी है यानी अपोजिट ऑफ अफेक्टेड साइड करनी है। और जब सीधे चढ़ोगे तो कैसे चढ़ोगे, उतरोगे तो कैसे चढ़ोगे, नॉर्मल चलने में कैसे चलोगे? तो जब नॉर्मल चलना हो तो केन और अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को साइमल्टेनियसली एडवांस करना है, उसके बाद अनअफेक्टेड लेग जो है वो आएगी। और अनअफेक्टेड लेग का मतलब है नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग लिम्ब, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग वाला फुट। सीढ़ियां चढ़ोगे तब कैसे चढ़ोगे कि जो नॉर्मल है पैर, अनअफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है वो आगे जाएगा, उसके बाद केन एंड अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी आएगा। जब उतरोगे तो इसका अपोजिट होगा। और केन को हमेशा अनअफेक्टेड साइड होल्ड करना है, अनअफेक्टेड साइड होल्ड करेंगे। हो गया? लिख के हो गया? नहीं हुआ? कई लोगों ने तो बहुत पहले लिख लिया। कैसे लिखा भाई? कैसे कर लेते हो ये तुम? हम्म, कैसे कर लेते हो ये तुम? है अपने आप हो जाता है। हो गया? अरे हाथ ना बोलो भाई। हाँ, लिखो लिखो जल्दी लिखो। पीछे वाला भी लिखना है, इसके पीछे और क्या लिखोगे? कैन को कहाँ होल्ड करोगे छड़ी को? जिधर टांग लंगड़ी है उसकी अपोजिट साइड। आइडियल लेंथ 91 सेंटीमीटर, एल्बो का फ्लेक्शन 30 डिग्री, रिस्ट एक्सटेंडेड। इसके अलावा दूसरी बात, जब नॉर्मली चलोगे तो कैसे चलोगे? तो केन एंड अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी फॉलोड बाय अनअफेक्टेड लेग। सीढ़ियां चढ़ोगे तो कैसे चढ़ोगे? स्ट्रॉन्ग लेग फॉलोड बाय केन एंड वीकर लेग। उल्टा उतरने टाइम इसका अपोजिट करना है। इतना ही है, चले आगे। अब देखो, हमेशा तुम किधर चलोगे? कोई केन लेके चल रहा है, छड़ी लेके, तुम किधर चलोगे? तो तुम किधर चलोगे? तो अफेक्टेड साइड चलोगे, क्योंकि अनअफेक्टेड साइड तो छड़ी है ही। तुम किधर चलोगे? अफेक्टेड साइड चलोगे। और ऑब्जर्व करना है कि कहीं इनकरेक्टली यूज तो नहीं कर रहे। इनकरेक्ट यूज करना है, कैसे यूज करेगा? लीनिंग द बॉडी ओवर केन, यूं झुक रहा है पूरा डंडी लेके, ये गलत है, ऐसा नहीं करने का। शॉर्टनिंग द स्ट्राइड ऑन अनअफेक्टेड साइड, या फिर डंडी पकड़ के क्या हो रहा है? अनअफेक्टेड साइड, अनअफेक्टेड साइड की तरफ झुक रहा हो। या फिर दूसरा केन, केन तो किधर पकड़ी? अनअफेक्टेड साइड ही है, पर झुक किधर रहा है? उसी साइड भी झुक रहा है, केन की साइड नहीं, दूसरी साइड पे वजन डाल के झुक रहा है। ऐसा भी कर रहा है, वो गलत है। तो कुल मिला के नॉर्मल गेट रखना है, नॉर्मल चलना है, डंडी पकड़ी है तो झुकना नहीं है, स्ट्रेट चलना है, झुकना नहीं है, स्ट्रेट चलना है, एल्बो 30 डिग्री फ्लेक्स होना है, रिस्ट एक्सटेंशन में रहना है, और नॉर्मल वॉक करनी है। और हमेशा केन को पकड़ना किधर है? बोलो बोलो, बार बार बोलो। हाँ, और तुम किधर चलोगे केन वाले के? बस।
सभी क्रच से चलते हैं, एक पोस्चर लिया जाता है, उस पोस्चर का नाम क्या है बेटा? हाँ बेटा, पहलवान बताएगा। जब भी केन से हम चलते हैं तो सबसे पहले दोनों पैर एक साथ करते हैं और केन को साइड में होल्ड करते हैं, उस पोस्चर का नाम क्या है बेटा? जोर से बोल, चिल्ला के, क्या नाम है उसका? है बेटा? जब भी कोई केन छोड़ो, क्रच लेके चलता है, तो क्रच लेने के चलने से पहले दोनों पैरों पे ऐसे खड़ा होता है और क्रच को हमेशा होल्ड करता है फ्रंट एंड लेटरल ऑफ द फीट। इसको क्या बोलेंगे हम? ये कौन सा पोस्चर है? अरे कौन सी पोजीशन है ये? ट्रिपॉइड पोजीशन है ना बेटा, भूल काहे रहे हो बेटो? अब आपका आ गया वॉकर। वॉकर, जॉनी वॉकर। ये वॉकर है, तो वॉकर को देखें। तो वॉकर है क्या भाई? वॉकर आती मैकेनिकल डिवाइस फॉर एमुलेटरी क्लाइंट हु नीड मोर सपोर्ट देन अ केन। जो पेशेंट एमुलेटरी तो है, चल फिर सकता है, पर एक डंडी से ज्यादा का सपोर्ट चाहिए उसको। केन में सिंगल वेट वाला सपोर्ट नहीं चलेगा, ज्यादा सपोर्ट चाहिए। लाइक हिप रिप्लेसमेंट हुआ, नी रिप्लेसमेंट हुआ, उसको अगर पोस्ट ऑपरेटिवली चलाना है तो वो वॉकर से चलेगा। तो किससे चलेगा? वॉकर से चलेगा, इसलिए जरूरत पड़ेगी। द स्टैंडर्ड टाइप इज मेड अप ऑफ पॉलिश्ड एल्यूमिनियम, इट हैज 4 legs एंड रबर टिप्स एंड प्लास्टिक हैंड ग्रिप्स। 4 टंगड़ियां हैं, 4 लेग है, रबर टिप्स है और प्लास्टिक का हैंड ग्रिप भी है। प्लास्टिक का हैंड ग्रिप है। टंगड़ियां बोलने से कहा है इतना दिक्कत है क्या? इसके अलावा मैनी वॉकर हैव एडजस्टेबल लेग। वो कंपनी पे डिपेंड करता है कौन मैन्युफैक्चरर है, लेग एडजस्ट भी किया जा सकता है। तो तुमको बेसिक चीज इतना याद रखना है कि इसके 4 लेग्स है और हैंड ग्रिप्स है, ये भी याद रखना है, और रबर टिप्स है। और ये एमुलेटरी पेशेंट को ज्यादा सपोर्ट चाहिए अगर चलने के लिए, उस टाइम वॉकर की जरूरत पड़ती है। और वॉकर सबने देख रखा है कि नहीं? देखा है? ऐसा होता है, हाँ, ऐसा सी यू शेप में मान लो, ऐसा यू शेप वाला, दोनों डंडी ऐसे पकड़ने वाला भी फोटो आएगा शायद। क्रच के साथ कुर्सी पे कैसे बैठेगा? बैक गियर में जाएगा, चेयर तक जाएगा, चेयर फील होगी, दोनों क्रच को अफेक्टेड साइड में होल्ड करेगा, दूसरे हाथ से हैंडल को होल्ड करेगा और बैठ जाएगा। वापस खड़ा होने के लिए आगे तरफ खिसकेगा, इंजर्ड साइड दोनों क्रच, दोनों पे जोर लगाएगा, एक हाथ से उस क्रच पे, दूसरे हाथ से हैंडल पे, और फिर चलता बनेगा वहां से। ठीक। सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा? अरे लड़कों, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ लाइट में घुसा हुआ है। एक बार ठीक है ना, जला दी किसी ने, जलने दो या बंद कर दो। बार बार क्या बंद चालू कर रहे हो? ढंग का कमी है तुम्हारी जिंदगी में रोशनी की वैसे भी। हम्म और अंधेरे में रहना चाह रहे हो? ये देख लो तुम्हारा वॉकर, ये है वॉकर, जॉनी वॉकर। देखा हुआ है सबके? ठीक है, नहीं देखा है वो अभी देख लो, फिर नहीं मिलेगा ये देखने को। चलो, वॉकर के साथ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वॉकर के साथ चलना है तो मूव द वॉकर अहेड अबाउट कितना? 15 सेंटीमीटर और 6 इंच, while your body weight is borne by both leg। खड़े रहना है वॉकर पकड़ के, कितना आगे खिसकाना है वॉकर को? 15 सेंटीमीटर और 6 इंच आगे खिसकाना है। उसके बाद मूव द राइट फुट अप टू द वॉकर while your body weight is borne by left leg एंड बोथ आर्म। उस पे होल्ड भी रखना है वॉकर पे, और एक पैर आगे बढ़ा देना है, और वजन कौन उठा रहा है? दूसरा पैर, और ये हाथ का सपोर्ट से फिर दूसरा पैर आगे आ जाएगा, फिर वॉकर आगे खिसकाओगे, ऐसे चले जाएगा। नेक्स्ट मूव द लेफ्ट फुट एंड राइट फुट while your body weight is borne by right leg and both arm। तो वैसे करना है कि एक पैर आधा वजन वियर करेगा और बाकी वजन वियर करेंगे किसके? वॉकर के हैंडल पे, वॉकर के हैंडल पे। वैसे ही दूसरे पैर के साथ करना है। बस आगे कितना खिसकाना है, एक स्टेप कितना लेना है, 15 सेंटीमीटर, ये याद रखने वाली चीज है। देखो, तो वॉकर के साथ चलते टाइम हमेशा ख्याल क्या रखना है
कि गैप कितना ही रखना है कि वॉकर को आगे बढ़ाएंगे 6 सेंटीमीटर, अरे सॉरी 6 इंच और 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, क्या करना होगा, वेट कौन शिफ्ट होगा, वेट कहाँ रहेगा, हाँ अगर राइट लेग आगे करी है तो वेट पूरा है वॉकर के हैंडल्स पे और लेफ्ट फुट पे रहेगा। उसके बाद वापस उसके लेवल तक लेफ्ट वाला फुट आएगा, तब वेट किस पे होगा, राइट फुट और हैंडल पे होगा। ऐसे ही चलना है, ऐसे चलते चलते एक दिन मंजिल तक पहुंच जाना है। तुमको वापस अब कोहिनूर और जीनियस वाली कैटेगरी से बाहर फेंकना पड़ेगा। तुम्हारी हालात बहुत नाजुक होती जा रही है, दिनों दिन पढ़ाई कर नहीं रहे हो। हम्म? तुमको बोला था ना तुम जीनियस हो, पर वो उस कैटेगरी से तुम नीचे आ रहे हो, अब पढ़ाई कर नहीं रहे हो ना। हम्म? कर रहे हो क्या, लग नहीं रहा। कोई नहीं, अभी क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर से पता चलेगा कि तुम कौन सी कैटेगरी में हो आज। कोयले ठीक ही है, कोयले की भारी कमी है इसलिए लाइट में कटौती हो रही है। हम्म? लिख लिया। आइडियल स्टेप्स कितना होना है, तो 6 टू 10 इंच का एक स्टेप आइडियली माना जाता है। आइडियल स्टेप अगर पूछा जाए वॉकर के साथ आइडियल स्टेप्स कितना होना चाहिए, तो 6 टू 10 इंच का एक वॉक होना चाहिए। और 6 टू 10 इंच क्या है, ये 6 टू 10 इंच मतलब 6 टू 10 इंच आगे खिसका सकते हो आइडियली वॉकर को, और फिर आप चल सकते हो। बहुत ज्यादा आगे करोगे यूं थोड़ी चलोगे वॉकर से, तो 6 टू 10 इंच आइडियली खिसका सकते हो। और वही जो बताया था आपका 6 इंच और 15 सेंटीमीटर आगे, वो इसी रेंज में है। इसके अलावा वेट ऑफ द बॉडी बियरिंग ऑन हैंडल एंड लुक फॉरवर्ड, हमेशा वॉकर से चलते टाइम यूं नहीं झांकना है, सीधा रहना है, उस हैंडल पे वॉकर के हैंडल पे वजन देना है और सीधा रहना है और आगे देखना है, यूं रख के यूं नहीं चलना है, हैं? यूं चलना है। लिख पाए 2 लाइन, क्या वो लाइन नहीं लिख पाई, कौन नहीं था वो, हो गया। पढ़ो छोटू सा क्वेश्चन है तू सा, योर पेशेंट विल बी यूजिंग crutches for mobilities. After educating the patient on how to adjust the crutches to fit correctly, you assess how well the patient understood the instructions. What finding demonstrate that crutches were adjusted correctly by the patient? Select all that apply. एक से ज्यादा ऑप्शन राइट होंगे यहाँ। तुम समझा रहे थे पेशेंट को कि क्रच को कैसे यूज करना है अच्छे से। अब पेशेंट समझा है, अच्छे से समझ गया, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चारों भी हो सकती है। तो बताओ कि इनमें से कौन सी बातें से ऐसा लग रहा है कि पेशेंट करेक्टली अंडरस्टूड हो गया कि हाउ टू यूज क्रच। ए ऑप्शन आपका बोल रहा था हैंड ग्रिप ऑफ द क्रचेज आर इवन विद द मिड फोरआर्म। बी ऑप्शन कह रहा है व्हेन द पेशेंट ग्रिप द हैंड ग्रिप द क्रच द एल्बो इज बेंड अबाउट 30 डिग्री। ये बात सच है, ये तुमने सुनी रखी है। ए वाली बात तुमने सुन रखी है क्या, तो ये नहीं होगा शायद। फिर सी वाली बात क्या है कि पेशेंट हैज 2 to 3 फिंगर विथ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिल एंड क्रच रेस्ट बेड, या तो 5 सेंटीमीटर या 2 to 3 फिंगर, या तो 5 सेंटीमीटर या 2 to 3 फिंगर गैप होना ही होना है। ये बात भी सच लग रही है। द पेशेंट प्लेसेस वेट ऑन एक्सिला रादर देन हैंड व्हाइल एम्बुलेटिंग। ऐसा करेंगे क्या, हाथ पे जोर नहीं देंगे, यहाँ जोर लगाएंगे। ऐसा करोगे तो एक्सिलरी नर्व इंजरी हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा। तो क्या लग रहा है इसमें, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन बी एंड सी इंडिकेट्स दैट पेशेंट इज करेक्टली अंडरस्टूड अबाउट हाउ टू यूज क्रचेज, हाउ टू यूज क्रचेज। तो ये बात ख्याल रखना है। अब देखें, your patient is prescribed to use crutches for ambulation. The patient can bear partial weight and needs to taught how to use 2 point। अब बताओ 2 point कौन सा है, नोट्स की तरफ ना झांके, सिर्फ इधर झांके आंसर दे। 2 point गेट कौन सा है, नोट्स पढ़ रही है लड़की पीछे पेज पलट के, कुछ और पढ़ रही है, अभी इतना बड़ा क्वेश्चन सामने पड़ा, कुछ और काय पढ़ रही है बेटा, ऐसा कुछ लिखना चाहती है लिख ले। 2 point गेट कौन सा है, कैसे 2 point गेट में कैसे चलता है इंसान। 2 point गेट का मतलब सीधी सी बात है, 2 ही पॉइंट बनेंगे, और 2 ही पॉइंट बनेंगे, कैसे बनेंगे 2 ही पॉइंट, क्योंकि 2 पैर 2 क्रचेज है, तो जब हमेशा इधर का पैर तो अपोजिट साइड की क्रच एक साथ साथ आएगी, तो ही 2 point क्रच कहलाएगा। तो इनमें से वो कौन सा है, देखो द सी ऑप्शन कह रहा था पेशेंट मूव बोथ द राइट क्रच इंजर्ड साइड एंड लेफ्ट फुट नॉन इंजर्ड साइड फॉरवर्ड टुगेदर, देन मूव द लेफ्ट क्रच एंड राइट फुट फॉरवर्ड टुगेदर। क्या लगता है यही है क्या, ए कौन सा है, द पेशेंट मूव बोथ क्रचेज फॉरवर्ड देन मूव both leg to the same point at the crutches, swing to gate है, ये कौन सा है, swing to gate है, ऑप्शन ए इज swing to gate। ऑप्शन बी द पेशेंट मूव द राइट क्रच देन मूव द लेफ्ट फुट देन मूव द लेफ्ट क्रच एंड देन मूव द फुट, ये 4 point गेट है। ये कौन सा गेट है, 4 point गेट है। तो बिल्कुल तुम होशियार हो गए, वापस जीनियस की कैटेगरी में बने हुए हो फिलहाल। हाँ कोई कैटेगरी में बने रहो, चलो बहुत बढ़िया है ये तो, इसका मतलब तुम होशियार हो। अब बताओ, while your patient is ambulating with crutches, he move both crutches forward along with injured leg and then move the non-injured leg forward. When you document, you will note that patient used what type of gait while ambulating with crutches. कौन सा गेट है ये, कितने पॉइंट बन रहे हैं, कितने पॉइंट बन रहे हैं, ठीक से पढ़ के जवाब दो। तू कहां से आया, पेशेंट चलते टाइम क्या कर रहा है, while ambulating पेशेंट क्या कर रहा है, crutches he moves both crutch forward
along with injured leg. दोनों क्रच लंगड़ी टांग आगे आई, followed by मजबूत टांग. कौन सा गेट है? 3 पॉइंट गेट है. क्या भैया भूल गए क्या तुम? है? अरे दोनों क्रच लंगड़ी टांग followed by मजबूत टांग क्या कहलाता है? 3 पॉइंट गेट. ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम आएंगे क्रच में. अब देखो, while using crutches, the patient move both crutch forward, then move both leg forward. First the placement of the crutches. This is known as. अब तुम पहले से इसी बोल रहे हो, मैं पूछूंगा भी आके कि बताओ तो ये तो भी नहीं पता होगा. बताओ. हम्म सी है कि ही? अच्छा सी है क्या? तुमको भी सी लगता है भाई? हम्म सी है. फॉरवर्ड फास्ट दी प्लेसमेंट ऑफ क्रचेस, यानी कि आगे की तरफ कूद रहा है तो क्या हो गया? स्विंग थ्रू गेट हो गया. अगर क्रच लाइन तक कूदेगा तो स्विंग टू गेट हो गया. बहुत बढ़िया हो गई बात. बातें बहुत अच्छी हो गई. A patient needs to go upstairs while using crutches. What finding by the nurse demonstrate that patient understand how to ambulate upstairs with crutches. क्रच के साथ सीढ़ियां चढ़ना है. क्या लग रहा है? ए ऑप्शन है पेशेंट मूव द क्रच फॉरवर्ड अपस्टेयर एंड स्टेप्स, देन द इंजर्ड एंड नॉन इंजर्ड लेग. ऑप्शन बी कह रहा है पेशेंट मूव बोथ द नॉन इंजर्ड लेग फॉरवर्ड ऑन टू द स्टेप एंड देन मूव द इंजर्ड लेग एंड क्रचेज. अरे सीढ़ियां चढ़ते टाइम क्या करोगे? नॉन इंजर्ड लेग, मजबूत टांग फॉलोड बाय क्रच. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. नोट्स में देख देख के तो नहीं बोल रहे हो तुम? अब बताओ. आंसर साथ ही है, पता है तुमको? अरे तुमको पता ही है, अभी अभी बताया 5 मिनट पहले. कौन सी साइड होल्ड करना है? हो गया क्रच यहाँ खत्म. अब तुम सबको एनिमल लगाया जाएगा जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है. यहाँ क्रच एंड केन असिस्टिव डिवाइस आपका हो गया पूरा. तो क्रच केन वॉकर में याद रखना है कि 3 पॉइंट गेट, 4 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट, स्विंग थ्रू एंड स्विंग टू, और केन एंड वॉकर. केन के बारे में इतनी ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग साइड पकड़ना है, आपको किधर चलना है, आपको वीक साइड पकड़ना है. क्रचेज में हमेशा मेजरमेंट का ख्याल रखना है. 3 तरह के मेजरमेंट्स होंगे और उस 3 तरह के मेजरमेंट्स में पहला मेजरमेंट कौन सा है? बता बेटा. नहीं तुम्हारे पीछे वाले बताओ. और वो साइड में कहीं नहीं पूछना है, सिर्फ इधर बताना है. बता बेटा बता. वो तो बता नहीं पाई. मेजरमेंट कैसे करेगा क्रच? 15 सेंटीमीटर. क्या करेंगे? अरे तुम बताओ ना. तुमको भी नहीं पता? बैठ जा फिर, नहीं बता रहा. हम्म तो आपस में मत बताओ, मुझे बताना है. मुझे बताना है, आपस में नहीं बताना है. अब इतनी देर में पन्ने पलट पलट के देख के और वो भी बोल रहे हो जोर जोर से. अब कैसे करोगे मेजर? सीधी सिंपल सी बात है. पेशेंट लेटा है, सुपाइन लेटा है, शूज पहने हुए लेटाना है. सुपाइन बैठा है, शूज पहना के लेटा देना है. कहां से नापोगे? एंटीरियर एक्सिला से हील तक प्लस 5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे. जो सेकंड वाला स्टैंडिंग पोजीशन में है 5 सेंटीमीटर बिलो दी एक्सिला लेना है. हील तक जाना है लेटरल 15 सेंटीमीटर. टोटल हाइट माइनस कितना? तो क्या फिर भूल गए थे? भूल गए थे क्या? फिर बोलेगा नहीं थे. हाँ. ओहो मामला गंभीर आ गया भाई साहब. सीरियस मामला. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता. उड़ान किससे होगी? हाँ. दिमाग तुम्हारे सबके पास है, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे कुछ नहीं होगा. दिमाग ऊपर वाले ने सेम बनाया है, सेम ऑर्गन, सेम वेट और सेम तरह की ब्लड सप्लाई से लेके सेम ऑर्गन का स्ट्रक्चर है. सबका माइंड एक जैसा ही बनाया ऊपर वाले ने. तो पर फर्क सिर्फ इतना है तुम किस तरीके से उसका यूज कर रहे हो, किस वे में यूज कर रहे हो, किस तरीके से माइंड को ट्रेन कर रहे हो, उसी पे है. दिमाग में अपने आप को बहुत 30 मार्क का और होशियार समझ के बैठे रहे और पढ़ाई नहीं करे, मेहनत नहीं करे, रिवीजन नहीं करोगे तो वो दिमाग कोई काम का नहीं है. और जिसके दिमाग में बातें कम घुस रही है वो क्या करे? वो विधि तुमको बताई हुई है मैंने. टेक्निक्स हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन और हाउ टू इंक्रीज जो बातें दिमाग में नहीं घुस रही वो कचरा आ जाता है. तो कैसे है? कैसे है? आधा बाल्टी पानी लीजिएगा जिसमें 2 चम्मच सर्फ एक्सेल डालिए. उसके बाद 10 मिनट तक ऐसे डुबो के रखिए. उसके बाद बाहर निकाल के तौलिए से हल्के हाथों से साफ कीजिएगा और उसके बाद देखो आप फर्क महसूस करोगे. तो ऐसा टेक्निक कर सकते हो जिनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है उनके लिए, है ना मेरे तो कचरा है नहीं, अदरवाइज ये टेक्निक मैं भी यूज कर सकता हूँ. जिनका कचरा है उनके लिए बता रहा हूँ भाई. अच्छी नहीं है टेक्निक? नहीं है? अरे बाल तो धुलेंगे कम से कम. चलो अब शुरू करेंगे अपन एनिमा. नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमा. तो पहले कोल्ड अप्लाई किया, उसके बाद क्रच कैन वॉकर लेके चले और अब वो वॉकर लेके चला है हॉस्पिटल. अब लगाएंगे एनिमा. उसके फिजिकल मोबिलिटीज कम थी, ज्यादा चल नहीं पाया वॉकर से, कॉन्स्टिपेशन हो गया है. इमोबिलिटीज कॉज होता है कॉन्स्टिपेशन का. तो अब लगाना है तुमको एनिमा. तो उसके बारे में लगाने से पहले आपको एनिमा का नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज गलत लगा दोगे, सपोजिटरी खिला दोगे. हम्म तो एनिमा को हम क्लाइसिस बोल सकते हो, एनिमेटा बोलते हैं. फॉर्मल नेम है इसका क्लस्टर. फॉर्मल पुराना नाम क्या है? क्लस्टर.
क्या हुआ, ऐसा क्या रह गया इसमें, क्या है? द फॉर्मल नेम ऑफ एनिमा इज क्लस्टर। एनिमेटा बोल सकते हो, क्लाइसिस बोल सकते हो, एनिमा बोल सकते हो। होता क्या है एनिमा? बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको ये बिल्कुल ना पता हो। एनिमा क्या है भाई? एक पाइप के थ्रू पेशेंट को पानी पिलाना, ऐसा ही है। एनिमा क्या है? एक पाइप के थ्रू पेशेंट को पानी पिलाना एनिमा कहलाता है। वाह, क्या डेफिनेशन है ना। क्या है एनिमा भाई? तो एनिमा, द इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विड, द इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विड थ्रू द एनस टू स्टिमुलेट इवोकेशन, समटाइम यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। सीधी सी बात है भाई साहब, जिनको कब्जी हो रखी हो या फिर कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना हो, कुछ ड्रग्स देनी हो, या किसी ने कोई जहर खाया हो, पेट साफ करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, एनएस के थ्रू कुछ ना कुछ देंगे, उसी को कहा जाता है एनिमा। क्या कहेंगे? एनिमा। दूसरी भाषा में देखें तो इंस्टिलेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू रेक्टम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हॉस्पिटल में एनिमा कैसे लगाते हैं पता है? जोधपुर एम्स एक ऐसा एम्स है जहां नर्सिंग स्टाफ एनिमा नहीं लगाता है, सपोसिटरी नहीं लगाता है, अटेंडर को पकड़ा देता है या वार्ड बॉय को पकड़ा देता है। तभी अटेंडर ने एक बच्चे को सपोसिटरी खिलाई दी थी, लगाई नहीं थी, खिला दी थी। और वार्ड बॉय कैसे लगाते हैं? मेल पेशेंट हो गए, एनिमा ले जाएंगे प्रोसीजर रूम में, ट्रॉली पे, पेशेंट बोलेंगे ट्रॉली पे झुक जाओ, ले लगाए, ऐसे एनिमा लगा दे। ऐसा ही लगाया जाता है। एक बार किसी ने फोटो खींच लिया था और उस वार्ड बॉय को सस्पेंड भी किया था। हाँ, ऐसे लगा देते, कौन सुनाएगा, इतनी मेहनत कौन करेगा, लगा देंगे। उसका मकसद सिर्फ जो वो पाउच में प्रोक्टोलाइसिस एनिमल लेके आया था उसको बस खत्म करके फेंक देना है और जाके बता देना है लग गया, चाहे वो दवाई अंदर गई बाहर गई, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको बोला गया है तू लगा, जब वार्ड को पता है वो उसका काम नहीं है, इसलिए वो बिना मन के ऐसा ही काम करता है, स्टाफ लगाते नहीं है। जबकि क्लियरली लिखा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन में, ये तो प्रोसीजर है ना, तो ये लगाना चाहिए, पर नहीं लगाते हैं। ये सबको पता है, फिर भी कंसिडर करे जा रहे हैं वैसे। बस पर ये वार्ड बॉय वाली ये टेक्निक अच्छी नहीं है ना। ये गलत टेक्निक है भाई। तो तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, तुम लोग तो ऐसा नहीं करोगे। क्या रह गया इसमें? बताना बेटा, सपोसिटरी का रूट कौन सा होता है? हाँ, सपोसिटरी कौन से रूट से दिया जाएगा है? कौन से रूट बेटा? जोर से बोलो, क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, ऐसे ही पूछा, डोंट माइंड है, क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन आता है, अभी आएगा आगे, इसमें भी आएगा। हो गया, आप तो लिखे। अरे भाई, एनएस और रेक्टम के रूट से कुछ भी फ्लूइड मेडिकेशंस, उसके पर्पज अलग अलग हो सकते हैं। बॉल क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए हो सकता है, कोई प्रोसीजर के लिए, मेडिसिन देने के लिए हो सकता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाले के लिए हो सकता है, तो पर्पज अलग अलग हो सकते हैं। ये लो पर्पज आगे, टू स्टिमुलेट डेफिकेशंस एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशंस, टू soften the fecal hard fecal matter, administer medications, protect and soothe the mucous membrane and to check the diarrhea, to destroy intestinal parasites, relieve gaseous distension, administer fluid and electrolyte, कई तरह की चीजें हैं भाई साहब। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? एक होता है कॉन्स्टिपेशन, एक होता है ऑस्टिपेशन। हाँ, सुना है कभी तुमने? सुना है? सबके हाथ में फोन है, ये पढ़े, सबके आगे पढ़े, कोई रील सर्च कर रहे हैं, जो रील वाले हैं वो ऑस्टिपेशन सर्च करके बताए। कॉन्स्टिपेशन के बाद ऑस्टिपेशन नहीं सुना तुमने? अ वेरी सीवियर टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जिसमें गोलियां बन जाती है, पैलेट, हार्ड पैलेट, ओनली स्टूल की हार्ड पैलेट बन जाती है गोलियां, और स्टूल पास नहीं होता कई दिनों तक, उसको बोलते हैं ऑस्टिपेशन। ठीक है, ये पक्का पढ़ा होगा, पर तुमको याद नहीं रहा है। कोई सर्जिकल प्रोसीजर से पहले जिसमें बॉल ब्लेडर सॉरी बॉल को एम्प्टी चाहिए हो, तो भी एनिमा ही लगाया जाएगा। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो भी एनिमा लगाया जाएगा। कोई मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है तो एनिमा के रूप में लगाया जा सकता है। और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जिसमें अदर रूट से ड्रग्स नहीं दी जा रही हो या ना दे, तो उस रूट से आप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी दी जा सकते हैं। इन्फेक्शन है, कोई पैरासाइट्स है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एनिमा दिया जा सकता है। तो पर्पज तुम सबको पता है। इसके कई टाइप्स होंगे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमा इन हॉस्पिटल्स, बताओ बताओ, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनिमा यूज्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग इज, हाँ, मेडिकेटेड एनिमा और पीसी एनिमा। पीसी एनिमा का मतलब है प्रोक्टोक्लाइसिस एनिमा, प्रोक्टोक्लाइसिस एनिमा, ये सबसे कॉमनली हॉस्पिटल सेटिंग में यूज किया जाने वाला एनिमा है। क्या हो रहा है? हो गया, समझ हो गए? नहीं हुए? लिख लिए सबने? तो यूं यूं क्यों कर रहे हो, लिख लिए हो तो। इसके अलावा और पर्पज, बहुत पर्पज है, लो। टू इंड्यूस एनेस्थीसिया, टू मेक डायग्नोसिस, तो स्टिमुलेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। पर्सन अगर शॉक में है तो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, पेरिस्टाल्सिस को इंड्यूस करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, कई सारे मकसद है। तुम्हारा क्या मकसद है?
हाँ, तुम्हारा मकसद फिलहाल कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ साइड पार करना है। कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट बाद में लिया जा सकता है ना? व्हाट इज द बेसिक मेथड टू प्रिवेंट, या बेसिक मैनेजमेंट और बेसिक रूटीन और हैबिट्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन? बस सिर्फ फाइबर। अरे पानी नहीं पियोगे का? अरे खूब सारा पानी पिएंगे, रफेज इन द डाइट यानी फाइबर लेंगे। इसके अलावा फिजिकली एक्टिविटी रखेंगे, फिजिकली एक्टिव रहना है, पानी पीना है ज्यादा, और क्या लेना है? फाइबर लेना है। फाइबर कहाँ होते हैं, कहाँ मिलेंगे फाइबर? हार्डवेयर की दुकान पे फाइबर दो। कहाँ मिलेंगे फाइबर? क्लासिफिकेशंस देखें, क्या हुआ, नहीं लिखा? क्या फाइबर ही खरीद रहे थे क्या? अब हो गया है ना? टाइप्स देखें, तो टाइप्स में बेसिकली दो बड़े टाइप्स है, या तो इवाकुएट एनिमा होगा या रिटेन्ड एनिमा होगा। इवाकुएट एनिमा, रिटेन्ड एनिमा। नाम से दिख रहा है इवाकुएटिव एनिमा का मतलब क्या है कि ये तुरंत बाहर आएगा, कुछ ना कुछ अंदर जाएगा तो अंदर से चीजें लेता हुआ बाहर आएगा। रिटेन्ड एनिमा का मतलब है ये अंदर ही रहेगा काफी देर तक और अंदर रह के कुछ ऐसा दिखाएगा। सीधी सी बात है। अब इसके क्लासिफिकेशन में देखो अलग अलग है। इवाकुएटेड एनिमा सिंपल हो सकता है, मेडिकेटेड हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। वहीं रिटेन्ड वाला स्टिमुलेंट हो सकता है, न्यूट्रिएंट हो सकता है, इमोलिएंट हो सकता है, सेडेटिव हो सकता है, एनेस्थेटिक हो सकता है। मेडिकेटेड के और सब टाइप्स देखने को हमको मिलेंगे। मेडिकेटेड के और सब टाइप्स देखने को मिलेंगे, लाइक ऑयल एनिमा, परगेटिव एनिमा, एस्टिंजेंट एनिमा, एंटी हेलमेंटिक एनिमा और कार्मिनेटिव एनिमा। ये सब एनिमा क्या कहलाते हैं? मेडिकेटेड एनिमा कहलाएंगे। और सिंपल इवाकुएटिव एनिमा का सबसे बड़ा एग्जांपल और मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला है पीसी एनिमा, प्रोक्टोलाइसिस एनिमा। प्रोक्टोलाइसिस एनिमा ये सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला। क्या हुआ? दो तरह के मेन एनिमाज है, एक इवाकुएटिव है, दूसरा रिटेन्ड वाला है। इवाकुएट में सिंपल है, मेडिकेटेड है और कोल्ड है, तीन तरह के हैं। सिंपल को ही प्रोक्टोलाइसिस एनिमा कहते हैं, मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल सेटिंग में यूज किया जाने वाला है। मेडिकेटेड के एग्जांपल में ऑयल एनिमा, परगेटिव, एस्टिंजेंट, एंटी हेलमेंटिक और कार्मेटिव एनिमा आ जाएंगे। रिटेन में देखने को मिलेंगे स्टिमुलेंट, न्यूट्रिएंट, इमोलिएंट, सेडेटिव, एनेस्थेटिक। अब इनको हम वन बाय वन दो दो लाइन लिखेंगे। कहाँ चले गए हो? इधर ही हो? लिख नहीं रहे हो? लिखा हुआ है पहले से, अभी अभी लिखा है, ताजा ताजा। वैसे क्या करते हैं आंख? दिखता नहीं है तो आंखों की मशीन लगाओ भाई। नहीं दिखता है तो आंखों की मशीन लगेगी ना, चेकअप करवाओ, लगाओ उसको। हो गया? अरे बन गए तीर कि नहीं बने? बन रहे? बनाओ बनाओ बनाओ। अब हो गया? हो गया? भाई साहब बहुत स्लो हो, जल्दी लिखने की कोशिश की जाए और मुंह से बिल्कुल ना लिखें। जिसने लिख लिया है वो दो बार उसको रीड कर ले, इसमें फायदा रहेगा। वरना मुंह का तो क्या ही है, मुंह तो चलता रहेगा। ये जालिम जीभ नुकसान ही करवाती है हमेशा। हम्म। और बातें करोगे तो नुकसान ही होगा ना रे, नहीं होगा? फायदा होगा क्या? अब हो गया था, अब इतना क्या बच गया? जल्दी करो। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ एनिमा इज देयर, एक रिटेन्ड है, एक इवाकुएटिव है। एक रिटेन्ड है, एक इवाकुएटिव है। इवाकुएटिव में हमको याद रखना है सिंपल, मेडिकेटेड एंड कोल्ड टाइप के एनिमा। और जो सिंपल इवाकुएटिव एनिमा है उसका सबसे कॉमनली यूज होने वाला प्रोक्टोलाइसिस एनिमा है।
मेडिकेटेड एनिमा में समथिंग मेडिकेशन लाइक चीजें हैं वो काम करेगी, वो ऑयल एनिमा, परगेटिव, एस्ट्रिंजेंट, हेलमेंथिक और कार्बोनेटिव देखने को मिल जाएगी। रिटेन्ड वाले में स्टिमुलेंट है, न्यूट्रिएंट, सेडेटिव, इमोलिएंट, एनेस्थेटिक, ये सारी चीजें आ जाएगी किसमें, रिटेन्ड में। अब देखें वन बाय वन कि इवाक्यूएटिव एनिमा का मामला क्या है। तो सिंपल इवाक्यूएटिव एनिमा नाम से दिख रहा है, तो इसका पर्पस क्या होगा, टू स्टिमुलेट डेफिकेशन और टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन ये बेसिक पर्पस है इसका। एग्जांपल इसका ब्रोक्टोलाइसिस एनिमा जिसको पीसी एनिमा बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल सोप वाटर एनिमा, सोप वाटर एनिमा है जो बहुत रेयरली यूज होता है आजकल हॉस्पिटल सेटिंग्स में, नॉर्मल सलाइन से भी दे सकते हैं। इसके अलावा अमाउंट कितना देना है इवाक्यूएटिव एनीमा का, तो अमाउंट में आपको याद रखना है कि एडल्ट में कितना अमाउंट दिया जा सकता है, किसका, सोप वाटर वाले का। बाकी पीसी एनीमा तो 600 ml बैग लाता है। अगर सोप वाटर एनीमा या नॉर्मल सलाइन वाला बना के दोगे तो कितना अमाउंट दोगे, कितना अमाउंट दोगे, तो एडल्ट में 500 से लेके 1000 ml तक दिया जा सकता है। यही यही चिल्ड्रन में 250 से 500 ml है और इन्फेंट्स में 250 ml तक जाएगा। टेम्परेचर कितना होगा वाटर का, तो टेम्परेचर रख सकते हैं एडल्ट के लिए 105 से 110 और चिल्ड्रन का रखना है 100 डिग्री। तो ये बात याद रखनी है। सोप वाटर में क्या 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 चीजें चाहिए, क्या क्या मिलाते हैं, तो सोप मिला सकते हो जेली 50 ml और 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर। नॉर्मल सलाइन वाला है तो सोडियम क्लोराइड 1 टीस्पून है और हाफ लीटर वाटर बना सकते हो, हाफ लीटर वाटर के साथ बना सकते हो। तो ये सारा एनिमा किसमें आता है, ये सिंपल इवाक्यूएटिव एनिमा है जिसमें प्रोकोलाइसिस एंड सोप वाटर एनिमा और सलाइन एनिमा ये तीनों किसमें आएंगे, सिंपल इवाक्यूएटिव एनिमा में आएंगे। और टोटल अमाउंट कितना दिया जा सकता है सोप वाटर और सलाइन वालों का, तो अडल्ट में 500 से 1000 ml, चिल्ड्रन में 250 से 500 ml और छोटे बच्चों में 250 ml तक देंगे। टेम्परेचर 105 से 110 बड़ों का है, बच्चों को 100 डिग्री तक वार्म हो सकता है। तो ये ख्याल रखना है इसके बारे में। क्या कंटेंट होता है पीसी एनिमा में, पीसी एनिमा में क्या कंटेंट होता है, कौन सा कंटेंट होता है, सोडियम फॉस्फेट होता है। प्रोक्टोलाइसिस एनिमा में क्या कंटेंट होता है, सोडियम फॉस्फेट। दिखाएंगे आगे फोटो दिखाएंगे, घबराए नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चा किधर गया, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा ही है, अच्छा। वो कहाँ गया भाई, उसका नाम भूल गया मैं, हाँ किधर गया वो, हाँ दर्द हो गया। क्वेश्चन, जब हम चलेगा केन के साथ, केन का इस्तेमाल रॉन्ग कैसे होगा, क्लीनिंग द बॉडी और द केन, यानी कि जिस साइड केन पकड़ा है उधर उसकी तरफ झुक रहा है। दूसरा, शॉर्टनिंग द स्ट्राइड ऑन अनअफेक्टेड साइड, यानी कि जो नॉर्मल साइड है उधर की तरफ स्ट्राइड हो रहा है। तो क्या हुआ, नॉर्थ साइड, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जोर से बोल, शर्मा मत, अंदर अंदर ना बोल, है, अरे कहीं शर्मा रहे, बोलो क्या समस्या है, क्या यूं क्या कर रहे हो भाई, अपना बोलो, जो है वो बोलो, अबे छोटे लोग हो तुम। हम्म, ये वाटर एनिमा टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर ऑफ सोप वाटर, सेलाइन एनिमा, इसमें एडल्ट का कितना रखना है, चिल्ड्रन का कितना रखना है। ये प्रोटोलाइसिस एनिमा है, लिखे हो गया था, प्रोटोलाइसिस एनिमा जिसमें कंटेंट क्या होगा, सोडियम फॉस्फेट, क्या होगा, सोडियम फॉस्फेट, याद रखना है। एक लाइन लिख लो, द कंपोनेंट और कंटेंट ऑफ द प्रोटोलाइसिस एनिमा इज सोडियम फॉस्फेट, लिख लिया। चलो नेक्स्ट इज मेडिकेटिव इवोकेटिव एनिमा देखें, जिसका एग्जांपल ऑयल एनिमा, उसमें ऑयल एनिमा का पर्पस क्या होगा, तो ऑयल एनिमा का पर्पस है तो सॉफ्टन द हार्ड फीकल मैटर, और ये सीवियर केसेस में होगा, सीवियर कॉन्स्टिपेशन के मामले में स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है, ऑयल एनिमा लगाने से सॉफ्ट होगा। सॉल्यूशन क्या यूज किया जा सकता है ऑयल एनिमा के रूप में, तो सॉल्यूशन कैस्टर ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है इन 1:2 रेशियोज में। दूसरी बात, अमाउंट कितना यूज किया जा सकता है, तो अमाउंट इज 150 to 175 ml तक ऑयल दिया जा सकता है। टेम्परेचर कितना रख देंगे, तो मेडिकेटेड एनिमा जिसमें ऑयल एनिमा, जिसमें हम कैस्टर ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन 1:2 रेशियो में यूज किया जा सकता है, एंड द टोटल अमाउंट कैन बी गिवन इज 115 ml to 175 ml दिया जा सकता है। इन बातों का ख्याल रखते हुए ऑयल एनिमा लगाएंगे। और ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के
को रिलीव करने के लिए करेंगे, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में बहुत सीवियर हार्डनिंग ऑफ स्टूल हो जाएगा। ऑयल एनेमा का काम यही है, जो स्टूल हार्ड हुआ है उसको सॉफ्ट करके पेट साफ करने का है। कॉमनली यूज्ड एनीमा, प्रोक्टोलाइसिस, उसका कंटेंट सोडियम फॉस्फेट। ऑयल एनीमा मेडिकेटेड एनीमा का टाइप है, इवैक्यूएटिव एनीमा, उसको मेडिकेटेड इवैक्यूएटिव एनीमा बोल सकते हो। और इसमें दो तरह का ऑयल का यूज करके कॉम्बिनेशन में यूज किया जा सकता है, कैस्टर ऑयल, दूसरा ऑलिव ऑयल। 1:2 रेशो में यूज किया जा सकता है। अमाउंट 115 से 175 ml तक दे सकते हैं। हाँ, लिख लिया? हो गया? हम्म। परगेटिव एनीमा क्या होगा भाई, नाम से दिख रहा है, परगेटिव पी फॉर पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस को इंड्यूस करेगा। और इसमें क्या यूज हो सकता है, ग्लिसरीन। क्या यूज होगा सॉल्यूशन, ग्लिसरीन 15 से 30 ml। और ग्लिसरीन और वाटर 1:2 रेशो में यूज किया जा सकता है। ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल 1:1 रेशो में यूज किया जा सकता है। या फिर MgSO4 प्लस ग्लिसरीन प्लस वाटर यूज किया जा सकता है। कई तरह के कॉम्बिनेशंस में यूज किया जा सकता है। और परगेटिव एनीमा का सिंपल सा मतलब है टू इंड्यूस पेरिस्टाल्सिस, और जब पेरिस्टाल्सिस इंड्यूस होगी तो क्या हो जाएगा, पेट सफा तो हर रोग दफा। हम्म। तो सॉल्यूशन प्योर ग्लिसरीन 15 to 30 ml, जिसमें ग्लिसरीन एंड वाटर 1:2 रेशो में भी यूज किया जा सकता है। ग्लिसरीन प्लस कैस्टर ऑयल यूज किया जा सकता है। MgSO4 ग्लिसरीन और वाटर का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है, और ये सब मिलकर पेरिस्टाल्सिस इंड्यूस कर सकते हैं और पेट साफ कर सकते हैं। सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड, ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। परगेटिव एनीमा का मीनिंग पूछा जा सकता है। तो आपको सब चीजें याद रखनी है। प्रोक्टोलाइसिस एनीमा कितने ml का रेडीमेड आता है, कितने का आता है, 100 ml का आता है। अभी फोटो दिखाया ना तुमको मैंने, फिर भी भूल गए तुम। उसमें ऊपर सबसे ऊपर लिखा था 100 ml, नेट क्वांटिटी 100 ml सोडियम फॉस्फेट एनीमा, ऐसा लिखा हुआ नहीं था? पर तुमने देखा नहीं, तुमने सिर्फ सोडियम फॉस्फेट तक ही देखा। नैरो विजन। अब यहाँ क्या एक साथ बहुत सारी चीजें देख सकती है? नहीं, पिन पॉइंट विजन रखते हो तुम लोग। हो गया? एस्ट्रिंजेंट एनीमा क्या है भाई साहब, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, ब्लीडिंग एंड म्यूकस डिस्चार्ज को कम करेगा। यानी कि कोलाइटिस में अगर इन्फ्लेमेशन हो रखा हो, जिससे ब्लड और म्यूकस आ रहा हो स्टूल में, उसको रिड्यूस करने के लिए है, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी एस्ट्रिंजेंट है। सॉल्यूशन टैनिक एसिड 2 ग्राम प्लस 600 ml ऑफ वाटर यूज किया जाता है। दूसरा फिटकरी एलम 30 ग्राम प्लस 600 ml ऑफ वाटर यूज किया जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट 2% यूज किया जा सकता है। पहले एस्ट्रिंजेंट का याद रख लो इतना ही। तो एस्ट्रिंजेंट एनीमा वो एनीमा है जो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करे, एंटी इन्फ्लेमेटरी। एस्ट्रिंजेंट को याद रखना है एंटी इन्फ्लेमेटरी। और एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है अगर इंटेस्टाइन का कोई इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करने के लिए देना है, तो क्या देखो सॉल्यूशन में टैनिक एसिड दिया जा सकता है, एलम दिया जा सकता है। तो ये दो सॉल्यूशंस यूज किए जा सकते हैं। फिर आता है नंबर किसका, एंटी हेलमिंथिक एनीमा का। तो एंटी हेलमिंथिक क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट और वर्म्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। इंटेस्टाइनल पैरासाइट हो रखा हो, पैरासाइट वर्म इन्फेस्टेशन हो रखा हो, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करने वाला है। और इसमें सॉल्यूशन हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, और वो सोडियम क्लोराइड 60 ml प्लस कितना किस में लेंगे, 600 ml ऑफ वाटर में लेंगे। तो एंटी हेलमिंथिक टू डिस्ट्रॉय द वर्म्स, टू डिस्ट्रॉय द वर्म्स और टू एवॉइड द वर्म्स, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन 60 ml साथ में लिया जा सकता है वाटर के साथ। लड़कों कभी शेविंग बनाने गए थे, नाई ने फिटकरी लगाई क्या? तो फिटकरी का क्या रोल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीसेप्टिक होती है फिटकरी है। लड़कियां भी लगाती है क्या? क्यों भाई, शेविंग बनाने कभी गए थे, नाई ने उसने बार बार तुम्हारे फिटकरी लगाई क्या? कट लग गया तो फिटकरी लगाई है। तो फिटकरी हैविंग एंटीसेप्टिक रोल्स, फिटकरी की प्रॉपर्टीज क्या है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है फिटकरी में है। हाँ। अब भाई जलेगा, एंटीसेप्टिक रोल है तो सारे जलते हैं, डिटोल लगा लो वो भी जलेगा। हम काहे लगाएंगे भाई, लगा लेते हैं हम भी, हम कुछ नहीं लगाते हैं। लड़कों को सारी पर्सनल डिटेल चाहिए, तो बताएंगे कभी। हम्म। एस्ट्रिंजेंट एनीमा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और एंटी हेलमिंथिक एनीमा वर्म इन्फेस्टेशन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा में सोप वाटर एनीमा और प्रोक्टोलाइसिस एनीमा यूज किया जा सकता है। पुराने जमाने में सोप वाटर एनीमा यूज करते थे। अभी कॉमनली प्रैक्टिस में यूज किया जाने वाला एनीमा कौन सा है, प्रोक्टोलाइसिस एनीमा, जिसमें सोडियम फॉस्फेट और 100 ml का होता है।
हो गया लिख के? हो गया? नहीं हुआ? जब हम पूछ लेते हैं तब तो बोलते हो गया। वो जो नहीं लिख रहा होता है, नहीं, जिसका नहीं हुआ है वो बोलेगा नहीं मुंह से। कमाल करते हो पांडे जी। हाँ, क्या आवाज आ रही है उधर? अब फंडामेंटल में नेजोगेस्टिक कैथेटराइजेशन, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टीपीएन, और क्या है? सैंपल, ब्लड के सैंपल वाली वाइल्स बता देंगे। और क्या है? हैं? और क्या है? बस इतना ही पढ़ाया जाएगा, बाकी इमरजेंसी में आएगा ना बच्चे लोग। अरे बाकी सब, हाँ, ऑक्सीजन थेरेपी भी है, अभी तो है, काफी है मामला है, अभी तो बचा हुआ है। ड्रग सब उसमें आता है, इमरजेंसी में पढ़ाते हैं वो रमेश सर। है? नहीं, उसमें पढ़ाते हैं ना हमेशा, आईवी फ्लूइड्स के साथ पढ़ाते हैं। पढ़ाया होगा, देखो, ये लो, इन्होंने पढ़ाया, तुमको नहीं पढ़ाया। अरे सब पढ़ा देंगे, छोड़ो, टेंशन मत लो। अब ये तुम डिस्कस मत करो कि कौन किस में आएगा, वो जिसमें भी आएगा तुमको पढ़ने से मतलब है ना? कार्मिनेटिव एनिमा, कार्मिनेटिव एनिमा, कार्मिनेटिव एनिमा एंटी स्पास्मोडिक एनिमा बोला जाता है, और ये काम क्या करेगा? गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए, गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने वाला एनिमा कौन सा है? कार्मिनेटिव एनिमा, जिसको गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के पर्पस से दिया जाएगा। और इसमें सॉल्यूशन टर्पेंटाइन ऑयल यूज कर सकते हो सोप वाटर के साथ। सॉल्यूशन प्लस व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमा, इतना आपको जरूर याद रख लेना है कम से कम। कार्मिनेटिव एनिमा ऑल्सो नोन एज एंटी स्पास्मोडिक एनिमा, जिसका मेन काम गैसियस एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिलीव करना है। और सॉल्यूशन हम टर्पेंटाइन ऑयल यूज किया जा सकता है, और वो 8 to 16 ml लेंगे टर्पेंटाइन ऑयल, और 600 से लेके 1200 ml ऑफ सोप वाटर लेंगे। क्या लेंगे? सोप वाटर। क्या हुआ? हो गया? फिर आता है आपका कोल्ड एनिमा, जिसको हम आइस एनिमा बोल सकते हैं, और इसका पर्पस मेनली टू रिड्यूस द टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई ग्रेड फीवर और हीट स्ट्रोक, ड्यूरिंग दी हाई ग्रेड फीवर और हीट स्ट्रोक है। हाइपोथर्मिया और एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कोल्ड एनिमा का। हो गया क्या? हम्म। नेक्स्ट इज रिटेन एनिमा, नाम से दिख रहा है रिटेन अंदर रहेगा, और अंदर रह के कुछ ना कुछ असर करेगा, लाइक स्टिमुलेंट एनिमा। रिटेन एनिमा का पहला पर्पस क्या होगा? कि टू स्टिमुलेट ए पर्सन इन शॉक एंड कोलैप्स और ओपियम पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इन शब्दों पे ख्याल रखो, कि पर्सन इज इन शॉक और कोलैप्स स्टेट और ओपियोइड पॉइजनिंग, कौन सा टाइप का एनिमा लगाया जा सकता है? तो याद रखना है, स्टिमुलेंट एनिमा रिटेन एनिमा का टाइप है। और उसमें कौन सा एनिमा दिया जाता है? स्पेशली कॉफी एनिमा दिया जाता है, इन केस ऑफ कॉफी एनिमा। कॉफी ओपियोइड्स को क्या करती है? ओपियोइड्स के साथ बाइंड होकर एनिमा दिया है, तो कॉफी हमेशा जो अनअब्जॉर्ब्ड ओपियम होगा, जो ज्यादा लिया है ओपियोइड्स, उसके साथ बाइंड हो जाएगी, और एनिमा तो है ही, तो बाहर इवाकुएट हो जाएगी, तो इफेक्ट कम कर देती है टॉक्सिसिटी का। अमाउंट 180 से 240 ml तक यूज किया जा सकता है। और जो कॉफी एनिमा में सॉल्यूशंस बनाना है, उसके लिए ब्लैक कॉफी लेंगे 1 चम्मच, और 300 ml ऑफ वाटर में मिला के देना है। या फिर ब्रांडी 15 ml प्लस ग्लूकोज सेलाइन 120 to 180 ml। ब्रांडी क्या है? हाँ, ब्रांडी क्या है? ब्रांडी इज एन एल्कोहल। ब्रांडी क्या है? एल्कोहल है। तो एल्कोहल से भी स्टिमुलेट किया जा सकता है। सब पहचानते हो तुम, कौन मालिक वाली चीज है ना?
ओपियम क्या है? ओपियम, व्हाट इज ओपियम? है कॉफी। हाँ, ओपियोइड्स में से आता है ओपियम। ओपियोइड्स डेरिवेटिव से ही बनता है ओपियम, और इसका बनता है मॉर्फिन। क्या बनता है? मॉर्फिन। इधर की भाषा में बोला जाए तो हिंदी में अफीम। क्या है? अफीम। मोस्ट कॉमनली ओपियोइड्स है जो अब्यूज होता है, वो कौन सा है? हाँ, हेरोइन। कौन है वो? हेरोइन। मोस्ट कॉमनली अब्यूज सब्सटेंस इन ओपियोइड्स इज हेरोइन। और पीछा भी किसका करते हैं? ड्रग्स टू बी चेस्ड। ड्रग्स टू बी चेस्ड और चेसिंग द ड्रैगन बोलते हैं किसको? हेरोइन को बोलते हैं। तो रिटेंड एनीमा में स्टिमुलेंट एनीमा है, ये शॉक वाली कंडीशन में यूज किया जा सकता है, या फिर ओपियोइड पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। ओपियोइड पॉइजनिंग में पेशेंट कोलैप्स होगा, तो क्या दे सकते हैं? कॉफी एनीमा लगा सकते हैं। और कॉफी एनीमा में याद करना है कि 1 चम्मच कॉफी 300 ml पानी के साथ दिया जा सकता है, या ब्रांडी 50 ml प्लस ग्लूकोज सलाइन का यूज किया जा सकता है। पूरे दिन बातें करते हो लड़के, तू बिगड़ मत, साथ साथ बातें ना कर। लड़कियों को तो मैं ज्यादा डांटता नहीं, लड़कों को डांट सकता हूँ ज्यादा। लड़कियां रो देती रहे इसलिए। है? नहीं रोएगी? हो गया था भाई। जल्दी जल्दी लिख लो, एनीमा खत्म कर देंगे, तुम्हारा पेट साफ होते ही क्लास एंड कर देंगे। सेडेटिव एनीमा। सेडेटिव एनीमा क्या है? नाम से दिख रहा है सेडेटिव, सेडेटिव इसका मतलब है पेशेंट को रिलैक्स करना है, स्लीप इंड्यूस करवाएंगे, स्लीप इंड्यूस करवा देंगे। और इसमें हम दो ड्रग यूज करते हैं सेडेटिव एनीमा में, वो पैराल्डिहाइड, क्लोरल हाइड्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड, और पोटेशियम ब्रोमाइड इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है एनेस्थेटिक एनीमा, नाम से दिख रहा है एनेस्थेटिक, तो एनेस्थेटिक का मतलब है एनेस्थीसिया, यानी कि पेन को कम करेंगे, सेंसेशन को खत्म करेंगे। और इसमें जो ड्रग यूज होती है वो अवर्टिन ड्रग है। कौन सी नाम है उसका? अवर्टिन। याद कीन कर लेना है, और उसका डोज क्या हो सकता है? 150 से 300 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अनुसार देना है। इसके अलावा एनेस्थेटिक में ही ये भी पैराल्डिहाइड, क्लोरल हाइड्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड भी यूज किया जा सकता है। तो सेडेटिव प्लस एनेस्थेटिक कंबाइंडली, दोनों एक कोई भी बोल सकते हो, क्योंकि ड्रग सिमिलर ड्रग है। तो जो ड्रग सेडेट करेगी और जो ड्रग एनेस्थेटिक होती है वो सेडेटिव भी होती है, तो पेशेंट उससे सोता भी है, तो दोनों बोथ आर इंटर रिलेटेड टाइप है। पर्टिकुलर ऐसे ही अलग किसी वर्ड से पूछा जाए तो इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट लिखवा रहे हैं। तो सेडेटिव का मतलब पेशेंट को सुलाएंगे, उसमें भी पैराल्डिहाइड, क्लोरल हाइड्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड यूज होती है। एनेस्थेटिक वाले में अवर्टिन यूज कर सकते हैं, या फिर सेम पैराल्डिहाइड, क्लोरल हाइड्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज किया जा सकता है। हो गया? नहीं हुआ? हो गया? तो उसने उबासी रोक ली, कंट्रोल कर ली उबासी को। करी थी, करी थी। क्या हुआ? नहीं हुआ था? फिर काहे सर सर कर रहे हो? इमोलिएंट एनीमा का पर्पस क्या होगा? अभी तुमको थोड़ा और तपना पड़ेगा बेटा, अभी टाइम है। तुम वो टाइम वाला सर सर तो नहीं कर रहे थे? हाँ शाबाश, मैंने सोचा टाइम वाला शुरू हो गया। इमोलिएंट एनीमा का पर्पस क्या करना है? म्यूकस मेम्ब्रेन को स्मूथ करना है, म्यूकस मेम्ब्रेन को स्मूथ बनाना है। और सॉल्यूशन क्या यूज कर सकते हैं? तो स्टार्च है, ओपियम प्रोटीन को यूज किया जा सकता है। अब सोचो ओपियम प्रोटीन भी यूज होगा। स्टार्च और ओपियम प्रोटीन कैन बी यूज्ड। फिर आता है आपका न्यूट्रिएंट एनीमा, नाम से दिख रहा है कि एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन। सॉल्यूशन में नॉर्मल सेलाइन से लेके ग्लूकोज सेलाइन भी यूज किया जा सकता है। तो इमोलिएंट वाला म्यूकस मेम्ब्रेन को स्मूथ बनाएगा, न्यूट्रिएंट वाला कुछ न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट और प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज दे सकते हो तो एनर्जी मिलेगी।
भूतों वाली आवाज थी, दरवाजा ऐसे मूवीज में खुलता है, हॉरर मूवीज में, रात के 2 बजे है, 3 बजे भी खुल सकता है। हो गया? अरे हो गया क्या सबका लिख के? नहीं हुआ? नहीं हुआ? इमोलिएंट एनिमा है जो म्यूकस मेम्ब्रेन को स्मूथ बनाएगा, दूसरा न्यूट्रिएंट एनिमा है। ये सब सिर्फ नाम के किताबी एनिमा है, कोई यूज नहीं है इनका। ठीक है? कोई नहीं लगता प्रैक्टिकल लाइफ में, सिर्फ एक ही एनिमा लगा है, मैंने तो देखा आज तक, वो भी प्रोटोलाइसिस एनिमा। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आया, इसका आंसर दीजिएगा। कौन से रूट से दोगे इस गोली को? तो ख्याल रखना है कि कौन शेप और ओवल शेप ड्रग विच इज इंसर्टेड इनटू द रेक्टम एंड व्हिच मेल्ट एट बॉडी टेंपरेचर इज नोन एज सपोसिटरी। तो लिख लो ये लाइन, सपोसिटरी का मीनिंग लिख लो। इसमें रूट भी है और मीनिंग भी है, दोनों है, और शेप भी है। क्या हुआ इतनी जोर से ऐसे भाई? तुमने क्या लिख रहे हो यार? कौन और ओवल शेप मेडिकेशन जो रेक्टल रूट से दी जाती है उसको सपोसिटरी कहते हैं, क्या लिख रहे हो इतना? हो गया? अब इनको ध्यान से लिखना, बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं में भरे पड़े हैं, सारे क्वेश्चन इसी में भरे पड़े हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर इवोकेंट एनिमा है और दूसरा रिटेन्ड एनिमा है, इन्फेंट चाइल्ड और एडल्ट में कितना अमाउंट देंगे, रिटेन में है तो कितना देंगे, इवोकेटिव है तो कितना देंगे, टेम्परेचर अलग अलग कितना रहेगा, ट्यूब की साइज क्या होगी, पोजीशन क्या देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखते हुए एडल्ट में हम अगर इवोकेटिव एनिमा, ये तुमने लिख रखा है शायद, रिटेन वाला कितना रहेगा, तो रिटेन के लिए हम अगर एडल्ट के लिए दे रहे हैं तो 100 से 150 ml देंगे, वही अगर चाइल्ड के लिए दे रहे हैं तो 50 से 100 ml देंगे, और वही अगर इन्फेंट के लिए दे रहे हैं रिटेन एनिमा तो 50 ml तक दिया जा सकता है, ये याद रखना है। टेम्परेचर की बात करें तो इवोकेंट में टेम्परेचर एडल्ट के लिए 105 से 110 होगा, चाइल्ड के लिए 100 डिग्री, इन्फेंट और चाइल्ड दोनों के लिए 100 डिग्री होगा। रिटेन का टेम्परेचर क्या रखना है, तो रिटेन का बॉडी टेम्परेचर रखना है, और बॉडी टेम्परेचर तुमको पता है कितना है, 98.6। ठीक है? ट्यूब की साइज कौन सी होगी, तो ट्यूब की साइज एडल्ट के लिए हम मेनली 22 फ्रेंच का यूज करेंगे, चिल्ड्रन के लिए 14 से लेके 18 तक का यूज किया जा सकता है, इन्फेंट के लिए 12 फ्रेंच का यूज करेंगे, और ये चाहे बोथ इवोकेटिव हो या रिटेन एनिमा हो, दोनों रेक्टल ट्यूब का साइज ये रहेगा। पोजीशन कौन सी देते हैं, तो पोजीशन लेफ्ट लेटरल और लेफ्ट सिम्स पोजीशन देते हैं, तुमको पता है, तो ये ज्ञान की चीज है, लिख लो काम आएगी। क्या बेटा थैला पैक कर रही क्या है बेटा? कल क्या है? मॉर्निंग नहीं होगी, मॉर्निंग होगी तो हमें यहाँ बता दिया जाएगा, पर मॉर्निंग नहीं होगी शायद, जहां तक मेरे को लगता है नहीं होगी, मेरी तो नहीं है, बाकी किसी का पता नहीं है। रमेश सर यहाँ है नहीं, अली सर मॉर्निंग ड्यूटी करेंगे, इवनिंग क्लास लेंगे ऑनलाइन है। रवि शर्मा सर का तो पूरा हो गया है, उनको जरूरत नहीं है शायद लेने की, बचा हुआ है, चलो देखेंगे भाई। फिलहाल मेरे पास कोई खबर नहीं है इसके बारे में, होती तो जरूर बता देते, बाकी होगी तो भी मैसेज आ जाएगा तुम्हारे ग्रुप में अभी। हम्म, लो भाई बीच में नहीं आना है, साइड ही ठीक है हम। ना ना बैठा हुए सही नहीं लगते। अगर एनिमा इवाकुएटिव एनिमा है तो अडल्ट में अमाउंट कितना देंगे, तो अडल्ट में अमाउंट कितना देंगे भाई, 500 से 1000 ml। अगर वही चिल्ड्रन में देना हो तब कितना देंगे, 250 से 500 देंगे, छोटे बच्चे और ज्यादा इन्फेंट अप टू 250 ml दे सकते हैं। यही रिटेन में क्वांटिटी इसकी बहुत कम हो जाएगी, अडल्ट में 100 से 150 ml दे सकते हैं, चिल्ड्रन में 50 टू 100 ml दे सकते हैं, और इन्फेंट में अप टू 50 ml दिया जा सकता है। पोजीशन लेफ्ट लेटरल ही रहेगी, टेम्परेचर अलग अलग रहेगा, टेम्परेचर अडल्ट का 105 से 110 हो सकता है, और चिल्ड्रन और इन्फेंट दोनों का 100 डिग्री तक रख सकते हैं। और जो रिटेन एनिमा है वो बॉडी टेम्परेचर पे ही लगेगा। ट्यूब की साइज अडल्ट में 22 है, चिल्ड्रन में 14 से 28 18 की हो सकती है, और जो इन्फेंट है उनमें 12 नंबर की ट्यूब की साइज हो सकती है। हो गया? हम्म, नहीं हुआ? लिखो 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 लिखो। अब हो गया? अरे हो गया क्या? अरे हाँ की ना बोलो रे यार। हो गया?
अगली बात उसी के कंटिन्यूशन में लिखो, जैसे तुम टेबल बना के लिख रहे थे, क्या कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। ट्यूब कितनी इंसर्ट करेंगे, ट्यूब को इंसर्ट कितना करेंगे, तो इंसर्ट करने के लिए याद रखना है इवाकेटिव एनिमा या रिटेन एनिमा कोई सा हो, ट्यूब इंसर्ट उतनी की जाएगी। एडल्ट में 3 to 4 इंच कर सकते हो, चिल्ड्रंस और इन्फेंट में 1 से लेके 1.5 इंच कर सकते हो, और पर्टिकुलरली अगर इन्फेंट में पूछा जाए रेंज तो 1 इंच कर सकते हैं। कितना? 1 इंच। हाइट, एनिमा केन की हाइट कितनी रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। यही हाइट तुमको 45 सेंटीमीटर सब याद है इवाक्यूएटिव वाली। अगर एनिमा रिटेन वाला है तो रिटेन वाला कितनी रखनी है, 20 सेंटीमीटर और 8 इंच रखनी है। रिटेन का मतलब है क्या है, रिटेन का मतलब जो फ्लूइड दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं एनिमा के थ्रू, वो रुकेगा अंदर ही, वो अंदर ही रहेगा, काफी देर रहेगा। और वो काफी देर कितना देर रह सकता है, टाइम देखो, एडल्ट में इवाक्यूएंट वाला 5 to 10 मिनट्स रह सकता है, ऑयल एनिमा थोड़ा ज्यादा रह सकता है। रिटेन एनिमा का टाइमिंग कितना है, 2 to 3 आवर्स, यूजुअली 2 to 3 आवर्स तक रिटेनिंग टाइम है, 2 to 3 आवर्स रिटेनिंग टाइम होगा। तो आपको यहाँ रेक्टल ट्यूब इंसर्ट कितना करना है, एडल्ट, इन्फेंट और चिल्ड्रन में। हाइट एनिमा केन की कितनी रखनी है इवाक्यूएटिव और रिटेन में। इवाक्यूएटिव में तुमको याद है 18 इंच और 45 सेंटीमीटर, और रिटेन वाला 20 सेंटीमीटर और 8 इंच रख सकते हैं। और हमेशा याद रखना है रिटेन एनिमा में रिटेनिंग पीरियड और टाइम कितना है, तो वो है 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स। तो यहाँ का तारा खटक रहा है, नहीं, हो गया क्या, हो गया, नहीं हुआ,